इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ड्रग की, एक दवा की जानकारी, जिसका नाम है कॉम्प्लेमीना। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो कॉम्प्लेमीना है, ये केवल आपको डॉक्टर के पर्चे या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगी। आप इस दवा का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और दोस्तों, ये दवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, क्योंकि ये सीधा हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस पर काम करती है। इसीलिए ये जो वीडियो है, ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम ये जो कॉम्प्लेमीना है, इसके जनरल यूज़ देखेंगे, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें कि सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित बीमारियां रहती हैं, उनके लिए इस दवा के क्या उपयोग है। और दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि हमारे कान के रोगों में, खासकर ऐसे रोग, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या टिनाइटस, और वो भी उस कैटेगरी के कान के रोग जो कि वैस्कुलर सिस्टम से, यानी कि हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़े हों या उनके विकारों से जुड़े हों। तो चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी देता हूँ, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में कान के रोगों से संबंधित डिटेल जानकारी लेंगे। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेमीना टैबलेट है, जो कि लगभग एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं, और इनका अभी प्राइस है लगभग 50 रुपये। इसमें होता है ज़ेंटिनॉल निकोटिनेट, यानी कि ज़ेंटिनॉल, जो कि थियोफाइलिन ग्रुप का एक डेरिवेटिव है, और इसके अलावा निकोटिनेट, जैसे कि आप सामान्य रूप से जानते हैं, इसे हम नियासिन भी कह सकते हैं या विटामिन बी 3 भी कह सकते हैं। और इसे जो मार्केट करते हैं, उस कंपनी का नाम है जायडस कैडिला। तो ये थी इसकी सामान्य जानकारी। अब मैं आपको इसके सॉल्ट की जानकारी दे दूं। तो देखिए दोस्तों, ज़ेंटिनॉल या ज़ेंथिनॉल दोनों एक ही बात है, नाम में थोड़ा फ़र्क हो सकता है स्पेलिंग में। तो ये वो ड्रग है जो कि थियोफाइलिन से तैयार की जाती है, और ये वेसोडायलेटर की तरह काम करती है। वेसोडायलेटर का मतलब होता है वो दवाएं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, उन्हें चौड़ा करती है। यानी कि यदि वो सक्रिय है किसी भी कारण से, तो इन्हें फैलाती है, जिससे कि जो हमारा रक्त प्रवाह है, वो सुरक्षित माध्यम से, सुरक्षित ढंग से और बेहतर हो सके। इसके अलावा जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि विटामिन बी 3 यानी कि निकोटेनिक एसिड भी होता है। ये भी लगभग यही काम करता है। यह हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, वेसोडायलेशन करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, और जो हमारा रक्त प्रवाह है उसे सुचारू बनाता है। अब आप सभी अपनी स्क्रीन पर हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि जो रक्त परिवहन तंत्र होता है, उसे देख सकते हैं। ये जो लाल आपको दिख रहे हैं, जो लाल नसें दिख रही हैं, ये हमारी आर्टरीज, और इसके बाद जो नीली दिखेंगी, वो हमारी है वेन्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण रक्त का कुछ इस तरह से होता है। ये मस्तिष्क तक भी जाता है, कानों तक भी जाता है, और बाकी पूरे शरीर में जाता है। और ये जो दवा है, इसी परिसंचरण को, यानी कि ब्लड फ्लो को ठीक बनाकर रखती है, चाहे वो आर्टरी का हो चाहे वेन का हो। और दोस्तों, ये जो है, ये हमारे पेरिफेरल जो ऑर्गन्स रहते हैं, यानी कि ऐसे अंग जो कि दिल से दूर होते हैं, जैसे कि पैर हुए, हाथ हुए, या हमारा मस्तिष्क हुआ। ये जो दवा है, ये हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करती है, और इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण दवा है। और दोस्तों, जब भी सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, तो हमें होते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। आप इसे सरल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं, यानी जो भी अंग दिल से जितनी दूर होंगे, ये जो डिसीज़ है उन्हें उतना ही प्रभावित करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारे पैर, क्योंकि पैरों की जो दूरी रहती है, वो दिल से सबसे ज़्यादा रहती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो पीवीडी है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, इसमें यह होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें धीरे धीरे विकार आने लगता है, वो सक्रिय होने लगती है, या उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर जो स्पाज्म, जैसे कि आप ऐंठन भी कह सकते हैं, वो पड़ने लगते हैं। तब जाकर हमें ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ की समस्या आती है। और ये जो है, ये डिसीज़, ये हमारे हार्ट को छोड़कर, यानी कि हार्ट के बाहर जो भी हमारे पेरिफेरल अंग हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा से इससे प्रभावित होते हैं, वो हमारे पैर होते हैं। इसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन, वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह ना मिले, या फिर पोषक तत्व ना मिले जो कि रक्त में होते हैं, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाएगी, और हमें तरह तरह के रोग महसूस होने लगेंगे। अब दोस्तों, पीवीडी के कुछ लक्षण भी देख लेते हैं कि जब हमें पीवीडी होता है तो हमें क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मांसपेशियों में दर्द होगा, और उसमें क्रैम्पिंग आएगी, यानी कि ऐंठन आएगी, खासकर पैरों की मांसपेशियों में। इसके अलावा हमारे हाथों में भी ये सब समस्या आ सकती है, खासकर तब जबकि हम एक्सरसाइज करें। इसके अलावा कुछ जो हमारे हिप एरिया है, फिर इससे नीचे थाई, और फिर नीचे काफ, जब हम चलते हैं या किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तब यहाँ पर काफ़ी दर्द होता है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं या फिर रिलैक्स करने लगते हैं, तो ये दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा
कुछ काम जैसे कि बुनाई या फिर लिखते समय हमारे हाथों में भी दर्द हो सकता है। इनके अलावा हाथ और पैरों में ठंड लग सकती है या वो ठंडे रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि ब्लड फ्लो किसी अंग तक रुक जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है और फिर हमें नमनेस हो सकती है, या चूँकि ब्लड और पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे हैं तो शरीर में खासकर हाथ पैरों में कमज़ोरी होने लगती है। और साथ ही जो हाथ पैरों की जो पल्स है, आप जानते हैं कि कलाई में पल्स होती है, गर्दन की पल्स हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह पैरों की भी पल्स महसूस करते हैं। तो ये जो पल्स है ये कमज़ोर होने लगती है। अब क्योंकि हम पेरिफेरल ऑर्गन्स की जो समस्याएं हैं उनको तो देख चुके हैं, अब हम ब्रेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, उसकी समस्या को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी को पीवीडी होता है तो उसको ब्रेन में भी कुछ बुरे प्रभाव महसूस हो सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे ब्रेन में अगर ब्लड फ्लो में कमी हो गई तो हमें ध्यान लगाने में या कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी, हम निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे, चक्कर आएंगे, हमारी याददाश्त कम होगी। साथ में हमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है, यानी कि खून हमारे शरीर में हमारे ब्रेन में ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह की जो कंडीशन है ये बहुत ही सीरियस हो सकती है। और खासकर वो कंडीशन जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में यदि मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंच पाता तो स्ट्रोक भी हो सकता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये सभी कुछ स्थितियां पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा हमें चक्कर भी आ सकते हैं, संतुलन बनाए रखने में बहुत ही परेशानी हो सकती है, और कभी कभी यानी कि वर्स्ट केसेस में इंसान बेहोशी हो जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये दवा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दोस्तों, इसके उपयोगों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, जो कॉम्प्लेमिना टैबलेट है, सबसे पहले इसका उपयोग होता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो है, ये हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको ठीक करती है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, जिससे कि यदि हमारे हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचने वाली जो रक्त नलियां हैं उनमें यदि किसी भी तरह का क्लॉग्ड है या किसी तरह के पदार्थ जमे हुए हैं, फैट जमा हुआ है या फिर वो सक्रिय हैं, तो ये उनको ओपन करती है और ब्लड फ्लो को सुचारू करती है। अब दोस्तों, इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेरेब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर में, यानी कि वो डिसऑर्डर जो कि दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में रक्त ना पहुंच पाने के कारण होते हैं। इसके कारण हमें स्ट्रोक हो सकता है, इंट्राक्रैनियल स्टेनोसिस हो सकता है, यानी कि जो हमारे दिमाग की नसें हैं वहाँ पर प्लाक जम सकता है, फैट जम सकता है, जिससे कि वहाँ पर रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो यही सब इसके यूजेस हैं। अब दोस्तों, इस दवा को लेना कैसे है? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ली जाने वाली एक दवा है, इसलिए आपकी कंडीशन के अनुसार जो डॉक्टर है वह इस दवा की डोज और मात्रा को तय कर सकता है। यहाँ पर उपयोगों के बाद मैं आपको इसके कॉमन साइड इफेक्ट बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहला साइड इफेक्ट है फ्लशिंग, यानी कि जो हमारे चेहरा है, कान है, गर्दन है और जो हाथ पैर हैं, हथेलियाँ हैं, वहाँ पर हमें गर्मी का अचानक से गर्म एहसास हो सकता है, जैसे कि हीट फ्लैश चल रहे हों। इसके अलावा प्रकाश से परेशानी हो जाएगी, यदि कोई लाइट चालू करता है दिन में या रात में तो आपको उससे परेशानी होने लगेगी। आँखों की पुतलियाँ फैल सकती हैं, हृदय की जो गति है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, मुँह सूख सकता है, जो हमारी हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो सकती है, हमें कब्ज़ हो सकता है, हार्ट बीट जो हमारी दिल की धड़कन वो बढ़ सकती है, त्वचा सूख सकती है, यूरिनेशन में परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे ही दूसरे सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी कॉमन सिम्पटम्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब दोस्तों प्रिकॉशंस पर भी देख लेते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को भी ज़ेंटिनॉल या फिर निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन बी3 से एलर्जी है, वो इस दवा को ना लें। इससे हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति लो बीपी की दवाएँ ले रहा है, किसी को लो बीपी की समस्या है, तो भी इस दवा को ना लें। और यदि किसी को हाल ही में हार्ट अटैक आया है, तो भी इस दवा को ना लें। यदि किसी को सीवियर हार्ट डिसीज़ है, इसके अलावा लिवर का डिसीज़ है या फिर किडनी की डिसीज़ है, तो भी इस दवा को ना लें। और यदि आपके पेट में छाले हैं, पेप्टिक अल्सर है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर हैं, तो भी इस दवा को ना लें। अब दोस्तों, सामान्य उपयोगों के बाद हम ये देख लेते हैं कि इस दवा यानी कि कॉम्प्लेमिना का ईयर डिसीज़ में, खासकर हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस में कोई रोल है भी या नहीं। तो देखिए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ईयर डिसीज़ में इसका रोल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, खासकर माइक्रो सर्कुलेशन को, यानी कि जो छोटी-छोटी नसें रहती है जो कान तक जाती है, कॉक्लिया तक जाती है, वहाँ तक ये रक्त प्रवाह को सुचारू बनाती है। और साथ ही जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको फैलाती है, जिससे कि ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुँचती है, पोषक तत्व अच्छी तरह से पहुँचते हैं, लिक्विड अच्छी तरह से पहुँचता है। और हमें यदि ऐसा हेयरिंग लॉस जो कि वैस्कुलरिटी से आ रहा है
यानी कि प्रवाह की समस्या से आ रहा है, या फिर ऐसा टिनेटस जो कि फिर से प्रवाह की समस्या से आ रहा है, तो इन दोनों में ये हमें बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये जो दवा है, ये केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसी सभी दवाएँ जो कि रक्त प्रवाह से संबंधित हो या दिल से संबंधित हो, उन्हें हमें अपने मन से नहीं लेना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जब इस दवा को नहीं लेना है या हम इसे नहीं ले सकते तो इसका विकल्प क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका विकल्प मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। थोड़ा-सा स्लो काम करता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित है, और इसका विकल्प है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि मैं अपनी किट में देता हूँ, वो भी आपकी ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और शरीर के सारे अंगों तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाता है। और यदि आपको सिंथेटिक दवा नहीं खाना है, ओमेगा सॉफ्ट या ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल नहीं खाना है, तो आप अलसी के बीज का पाउडर खाइए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें भी एक बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बाकी पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये भी लगभग ऐसा ही काम करेगा, लेकिन काम करेगा बहुत धीरे। अब दोस्तों, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप एक फास्ट एक्टिंग लेकिन पॉसिबल साइड इफेक्ट देने वाली दवा को यूज़ करते हैं, या फिर एक स्लो एक्टिंग यानी कि धीरे काम करने वाली लेकिन कंपैरेटिवली सेफ दवा को यूज़ करते हैं। जैसा भी आपका विचार रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।